महीने तक 45-45 हो, इस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग, या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। उनके भंडार पड़े आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? इसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। इसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी भरसरे इख्तियार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो देश को उठना है, पुरुषार्थ करना हो, हम सबको पुरुषार्थ करना हो। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूँ कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर देश उठ सके। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होता। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल रही देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है, लोगों को सुख मिल सकती है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो लोग किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है, और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं है। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो है हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, मैं समझता सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं है। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौर में हम नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथी, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 20 अगस्त इस समाचार चित्र की रिकॉर्डिंग करते समय मिली ताजा खबर के अनुसार श्री चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। ये जो अभी आपने उनका वाणी सुनी, ओजस्विता से परिपूर्ण, किसी भी ओजस्विता से परिपूर्ण ये वाणी उनकी सुनी कि कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस राष्ट्र के नागरिक, उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री, उस राष्ट्र के मंत्री, उस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करे। तो आइए हम ज्यादा समय को जो आगे, क्योंकि हमारे वक्ता विशिष्ट वक्ता हैं और विशिष्ट उद्बोधन हमारे प्रीत मंच के सदस्यों के भी आए हैं, तो उनको भी सुनना है। आदरणीय श्री देवेंद्र सरुआ जी से निवेदन करेंगे, जो आप प्रीत मंच नोएडा के अध्यक्ष हैं, कि चौधरी साहब के जीवन दर्शन का संक्षिप्त में हम सबको उनके जीवन के बारे में बताएं। आदरणीय देवेंद्र सिंह सरुआ जी। ओम, सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, बढ़िया आ रही है।
चौधरी चरण सिंह जी, किसान मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका आज हम 119वां जन्मदिन मना रहे हैं सब मिलकर। ये बड़ी खुशी की बात है। उनका बारे में हमें जो जानकारी है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने उनके जीवन को, उनकी कार्यशैली को अपनी आंखों से देखा है। मेरा गांव शेरपुर लोहारा खपरौली के उनके उस एरिया में आता है जहां से वो हमेशा, जिन्होंने अपना चुनाव अक्षर उनका था। ये बागपत जिले में है, उत्तर प्रदेश में। तो हम उनके बारे में जो जानते हैं वो वास्तव में जो हमने उनको देखा है, चरित्र, उनका कार्यशैली, उसको देखा है। केवल यही नहीं, मैं जब पढ़ता था बीएससी की डिग्री मुझे चौधरी साहब के हाथों से मिली। डिग्री के साथ साथ उन्होंने मुझे इनाम में सत्यार्थ प्रकाश दिया था, जो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। उनके अगर हम बचपन से शुरुआत करें, वो हापुड़ के पास में गांव है नूरपुर, वहां पैदा हुए 1902 में। प्राथमिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। चौधरी साहब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, मेहनती, पढ़ाई में अच्छे थे। बीएससी, एमए, एलएलबी उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की गाजियाबाद में। वकालत में वो केवल वही केस लेते थे जहां वो ये महसूस करते थे कि इनको न्याय की जरूरत है। वो पैसे के लिए वकालत नहीं करते थे। 1929 में उनको लगा कि देश की आज़ादी के लिए उनकी जरूरत है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में वो स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव हो गए। कई बार जेल भी गए। जेल में रहते हुए उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। सन 1937 में उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू कर दिया। वो राजनीति में आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने किसी भी इलेक्शन में हार का मुंह नहीं देखा। राजनीति में उनकी एक विशेषता ये थी, लोग बाग, उनका एक अलग तरीका था। हमेशा लोग बाग जाते हैं वोट मांगने के लिए। वो अपने एरिया में कभी वोट मांगने के लिए नहीं गए। वो जाते थे लोगों से आर्थिक सहयोग के लिए। उनको इतना विश्वास था कि वोट तो लोग अपने आप उनको देंगे। और गांव के लोग, ग्रामीण लोग उनको आर्थिक सहयोग भी देते थे। इसके बाद उन्होंने अपने इस राजनीतिक जीवन में हमेशा उनके जो केंद्र में रहा वो रही गांव की राजनीति, किसानों की, मजदूरों की। हमेशा उनके लिए उन्होंने अपना काम किया। वो बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके उस जीवन में, राजनीतिक जीवन में, एक दफे 27,000 पटवारियों ने एकदम इस्तीफा दे दिया इकट्ठा मिलके। उसको उन्होंने स्वीकार किया और उनकी जगह लेखपाल उन्होंने सब भर्ती कर दिए। तो मतलब उनका व्यक्तित्व जो है इतना बहुआयामी था कि वो ये नहीं कि केवल वो राजनीतिक ही थे। वो बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती और कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने यहाँ तक किया कि जाति के नाम पर जो संस्थाएं थी, स्कूल वगैरह थे, उनकी उन्होंने जो सरकार से आर्थिक सहायता मिलती थी वो बंद कर दी थी। इंटर कास्ट मैरिज का वो बढ़ावा देते थे।
उनके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी दयानंद। वो बड़े सच्चे आर्य समाजी थे। जीवन में अंधविश्वास, कुरीतियां, छुआछूत, ऊंच नीच, इसको उन्होंने हमेशा कोशिश की कि समाज से बुराइयां निकले। किसानों के, मजदूरों के वो वसीयत, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। कहा कि देश को अगर तरक्की करनी है तो देश की तरक्की कृषि आधारित होनी चाहिए। जहां सबको रोजगार हो, जहां गांव और किसान खुशहाल होंगे, वही देश उन्नति करेगा। बड़े निर्भीक विचार अपने वो रखते थे। इसी बात को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर, बल्कि उनको एक दफे जवाहरलाल नेहरू जी से उनके मतभेद भी बड़े साफ नजर आए, क्योंकि वो अपने विचारों को रखने में कभी हिचकते नहीं थे। भारतीयता उनके चाल चलन में, उनके विचारों में बिल्कुल ऐसी थी कि उनका रहन सहन, कुर्ता पजामा केवल दिखावे का नहीं था, वो मन से और विचारों से भारतीय थे। ग्रामीण को लिए वो एक यानी एमएलए से शुरू करके और राजनीति के सबसे शिखर वाले पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे, लेकिन गांव से उनका नाता हमेशा उसी तरह से बन रहा जैसे उन्होंने शुरुआत की थी। अंत में 29 मई 1987 को चौधरी साहब हम सबको विदा करके चले गए। उनका पार्थिव शरीर को किसान घाट दिल्ली में वहां पर रखा गया, जो सब किसानों के लिए एक तरह से तीर्थ यात्रा की जगह बन गई है। चरण सिंह जी को उनका जीवन ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। और हम आज इस दिन पे उनको सादर पूर्वक नमन करते हुए याद करते हैं और अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में ही कहता हूँ, हमारे बाकी और साथी इस पर जो उनका अलग अलग व्यक्तित्व के बहुआयामी व्यक्तित्व थे, इसमें प्रकाश डालेंगे। ओम धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वा जी। अब हमारे प्रीत मंच के सदस्य हैं और बुजुर्ग भी हैं और हमारे लिए आदर्श भी हैं। ऐसे ही एक आदरणीय राजी सिंह जी हैं, तो उनका हम वीडियो संदेश सुनते हैं। उन्होंने वीडियो संदेश दिया है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपसे जी सर, निवेदन करूंगा, थोड़ा सा उनका परिचय दे दें। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आज इस प्रोग्राम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय राजी सिंह जी का आप ही परिचय दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज इसमें जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, उनकी सबकी पृष्ठभूमि गांव की है। ज्यादातर उस एरिया से है जहां उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन वो रखा सारा पूरा। तो राजी सिंह जी का गांव बावली है, बावली के वो रहने वाली हैं, जो बागपत जिले में आता है। ये आप राष्ट्रीय सचिव रही हैं भाजपा किसान मोर्चा की, राष्ट्रीय संयोजक हैं विश्व व्यापार संगठन की रही हैं, और इस समय वो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं मीडिया सेल भाजपा की, और दिल्ली प्रांत की अध्यक्षा हैं हिमालय परिवार आरएसएस की। इनको भी स्वतंत्र लेखन करती हैं, पत्रकारिता करती हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और मेरे ख्याल है हम प्रीत मंच के सब सदस्य जो हैं, आज पहली दफे हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनके विचार सुनेंगे चौधरी साहब के बारे में। शुरू करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश
किसान साफ नहीं आ रही बिल्कुल भी। साउंड नहीं आ रही। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। जितेंद्र जी। जी सर, जितेंद्र जी प्रयासरत हैं। हाँ हाँ ओके ओके, रिवाइंड करके चला देंगे फिर से। यस, आवाज आ रही है? आवाज गूंज रही है। एक ही वर्ड जो है 50 बार सुनाई पड़ रहा है। सर एक ही जगह से दोनों डिवाइस पे कनेक्ट हैं तो इस वजह से इको आ रहा है, तो उसको एक डिवाइस बंद कर दीजिए, दूसरी डिवाइस से चलाएंगे तो इको नहीं आएगा। राइट, आप एक ही जगह से दो डिवाइस पे कनेक्ट हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है इको की जो आ रही है। अच्छा अच्छा, तो इसमें हटाते हैं, एक हटा देते हैं। ऊपर नहीं आ रही है। सादा सर आवाज आ रही है? करते रहे और हाँ जी, अब ठीक है। जी सर आ गई। गांव, किसान और वंचित रहे। दूसरा सरदार पटेल, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को किसानों के एकजुट होने की ताकत का एहसास कराया। कठोर प्रशासक होने का सबक भी चौधरी चरण सिंह ने सरदार पटेल से ही सीखा। तीसरा दयानंद सरस्वती, जिनकी प्रेरणा से चौधरी चरण सिंह ने जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई की। उनके शासनकाल में जाति सूचक नाम होने पर किसी भी शिक्षण संस्थान की वित्तीय सहायता बंद कर देने के आदेश दे दिए गए थे। 1952 में कृषि मंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून को बनवाने और फिर सफलतापूर्वक लागू कराने में उल्लेखनीय योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत के विकास मॉडल पर शुरुआत से ही चौधरी चरण सिंह की मतभेद रहे। ऐसे ही विषयों पर जब मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के साथ उनके मतभेद गहराने लगे तो 1967 में उन्होंने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया। अलग होकर उन्होंने अपनी एक भारतीय क्रांति दल के नाम से नए पार्टी का गठन किया। इसका मजबूत ग्रामीण आधार था। भारतीय क्रांति दल के छत्र के नीचे उन्होंने छोटे बड़े सभी किसानों, वंचितों और किसान मजदूरों को शामिल किया। उनकी मेहनत रंग लाई। 1969 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल स्वतंत्रता के बाद किसी भी चुनाव में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला पहला गैर कांग्रेसी दल बना। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। यह विजय यात्रा 1974 के चुनाव में भी चालू रही। 1974 के चुनाव के बाद चरण सिंह केंद्र की राजनीति में आ गए, लेकिन कुछ समय बाद ही आपातकाल शुरू हो गया। उसमें उन्हें जेल भेज दिया गया। जनता दल के गठन में भी चौधरी चरण सिंह की केंद्रीय भूमिका रही। उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह जनता दल को दिया, जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हल ले जाता किसान सिर्फ चुनाव चिन्ह ही नहीं दिया गया था, बल्कि इसके साथ ग्रामीण आधार और किसानों की मजबूत समर्थन भी जनता दल को मिला। जनता दल की सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया और इसके साथ ही गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ मतभेदों के कारण चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। जब
फिर से मंत्री परिषद में उनकी वापसी हुई, तब उन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने जहां कहीं भी काम किया, वो अपने विचारों की और अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ी। चौधरी चरण सिंह किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी आवाज को उन्होंने सदन तक पहुंचाया। चौधरी चरण सिंह के उद्भव से किसानों का राजनीति में प्रभाव बढ़ा और उसके बाद किसी भी सरकार का साहस नहीं हुआ कि किसानों की अनदेखी की जाए। ऐसे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को हमारा सत सत नमन। धन्यवाद। सर, हमारे अगले वक्ता हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें। आज 23 दिसंबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो शायद कम ही होगा, और मैं तो उनके बारे में बहुत कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं। चौधरी साहब देश के एक ऐसे किसान नेता थे जो सिर्फ हमेशा पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। चौधरी साहब 1937 में पहली बार विधायक बने। 1967 में उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बने और यहां तक कि 1989 में वो देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी साहब जमींदारी प्रथा का बहुत ही विरोध करते थे। उन्होंने यहां तक कि 1959 में जब एक बार चौसा कांग्रेस में हुआ करते थे उस समय, तो 1959 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और नेहरू जी भी उस अधिवेशन में मौजूद थे। वो देश के नमस्कार। जी का जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो शायद कम ही होगा, और मैं तो उनके बारे में बहुत कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं। चौधरी साहब देश के एक ऐसे किसान नेता थे जो सिर्फ हमेशा पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। चौधरी साहब 1937 में पहली बार विधायक बने। 1967 में उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बने और यहां तक कि 1989 में वो देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी साहब जमींदारी प्रथा का बहुत ही विरोध करते थे। उन्होंने यहां तक कि 1959 में जब एक बार चौसा कांग्रेस में हुआ करते थे उस समय, तो 1959 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और नेहरू जी भी उस अधिवेशन में मौजूद थे। वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जमींदारी उन्मूलन बिल पर और जो कलेक्टिव लैंड वाला जो बिल था उस पर चौधरी साहब ने नेहरू जी के सामने खुलकर उनका विरोध किया, और शायद ही किसी देश के नेता की इतनी हिम्मत हो कि जो नेहरू जी की किसी बात का विरोध कर सके, लेकिन चौधरी साहब ने किसानों, पिछड़ों और गरीबों के लिए ऐसा किया। यहां तक कि एक बार जब कुछ जमींदारों ने और पटवारियों ने आपसी साठगांठ करके धोखेबाजी से छोटे किसानों की जमीन अपने नाम लिखवानी शुरू कर दी, तो चौधरी साहब ने बहुत जबरदस्त दबाव उन लोगों पर बनाया, पटवारियों पर, और उन सब पटवारियों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी साहब ने उन सबका सामूहिक इस्तीफा मंजूर किया और नए सिरे से लेखपालों की नियुक्ति की, जिससे कि छोटे किसानों को, गरीब किसानों को फायदा मिल सके, उनके हित में काम कर सके। चौधरी साहब
कि इस देश की 80% जनता गांव में रहती है और किसान है, इसलिए किसी भी नौकरियों में जो आरक्षण है वो किसी भी जाति विशेष के नाम पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण सिर्फ 50% किसानों को मिलना चाहिए, जो किसान है उसको आरक्षण हो। यहां तक कि चौधरी साहब के इतने उच्च विचार थे, वो इस देश को, इस देश के नागरिकों को, पिछड़े लोगों को इतना आगे ले जाना चाहते थे। वो तो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई जवान जो कि पढ़ा लिखा बच्चा है वो अपनी बिरादरी में ही शादी करता है या विवाह करता है तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट पर रिक्रूट न किया जाए। मतलब वो भाईचारा और उसको भी इतना बढ़ावा देते थे। तो मेरे ख्याल से चौधरी साहब के बारे में ये जो 2-3 बातें मुझे मुख्य लगी, ठीक लगी, वो मैंने बताई। और भी लोग बहुत कुछ उनके बारे में बता सकते हैं। बस आखिर में मैं तो उनको उनकी जन्म दिवस के अवसर पर नमन करता हूं। ऐसे महान नेता को उनके चरणों में वंदन करता हूं। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपल सिंह जी बोल रहे थे आदरणीय चौधरी साहब के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जो कार्यशैली थी, जो प्रशासक एटीट्यूड था उनका, उसके बारे में। अगले वक्ता हमारे आदरणीय विनोद पंवार जी हैं, जो अवकाश प्राप्त IAS हैं। उनके विषय में जानकारी देने के लिए सरोवा साहब से निवेदन करेंगे कि आपका परिचय दें। धन्यवाद। मैं पहले जो अभी चौधरी साहब के बारे में जिन्होंने बताया, मैं उनका वो थोड़ा संक्षेप में परिचय दे दूं। राजीव चौधरी जी, इनका गांव ख्वाजपुर है, जेवर के पास में, जो अभी बोल रहे थे। सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन का इनका बिजनेस है। ये स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हमारे प्रीत मंच के उपाध्यक्ष हैं, और जाट आरक्षण आंदोलन में ये राष्ट्रीय महासचिव थे। तो आज हमारे जितने भी यहाँ पर वक्ता हैं उनमें कुछ खास विशेष गुण हैं और सब गांव से जुड़े हुए हैं। अब मैं जो विनोद कुमार जी हैं, पंवार साहब, उनके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। आपका गांव सबगा है, जो उसी क्षेत्र में आता है, छपरौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां से चरण सिंह जी हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो पंवार साहब को भी उनके बारे में जितनी अधिक जानकारी, वो किताबी नहीं, वास्तविक जानकारी है। और पंवार साहब MSc इन्होंने पास किया, फिर IAS रिटायर हुए। ये 2015 में अलग अलग जगह, कई जगह इनकी पोस्टिंग हुई, HDM या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं इनमें भी रहे, सब जगह। रिटायरमेंट के बाद में पंवार साहब ने अपने गांव में स्कूल चलाया, गांव में शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए। उसको अभी ये चला रहे हैं। और एक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी कल्याण परिषद है हमारी, जो गांव के अफसर हैं उनकी, उसके आजकल प्रेसिडेंट है। तो मैं पंवार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें चौधरी साहब के बारे में जरा कुछ बताएं, ज्ञानवर्धन दें। धन्यवाद। पंवार साहब। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज किसान दिवस के अवसर पर जो हमारे किसान नेता के 119वें जन्मदिन का अवसर भी है, उस पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और उस महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान और खेत के गौरव को इतना ऊंचा उठाया, न केवल भारतवर्ष में मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि सभी समकालीन और बाद के नेता और प्रबुद्ध गण भी उनका लोहा मानते थे। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने उन महापुरुष के जीवन चरित्र के संबंध में काफी विस्तार में प्रकाश डाला है। मैं कुछ बातों पर
आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। चौधरी चरण सिंह का जन्म, जैसा कि आप जानते हैं, हापुड़ जिले में गांव नूरपुर में हुआ था, जो उस समय मेरठ जिले में पड़ता था। उनके बचपन की एक घटना है कि उनके पिता मीर सिंह नाम था उनका, और वो 1898 से लेकर 1903 तक, 1902 में इनका जन्म हुआ चौधरी चरण सिंह का। 1898 से 1903 तक वो कुचेश्वर जमींदार के बटाईदार थे, 5 एकड़ जमीन के। लगान समय पर नहीं दे पाए तो उन्हें जमीन छोड़नी पड़ी, और न केवल जमीन छोड़नी पड़ी, उनको गांव भी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद वो नूरपुर से भूपगढ़ी चले गए। 1922 तक उनके पिता माता भूपगढ़ी में रहे, और उसके बाद वो ग्राम भदोला, ये दोनों गांव भी मेरठ जिले में ही पड़ते हैं, ग्राम भदोला में आए, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई की मदद से, जो आर्मी में, अंग्रेजों की आर्मी में, उस समय भारत में अंग्रेजों की आर्मी हुआ करती थी, उसमें वो सिपाही रहे थे, तो उनकी मदद से उन्होंने कुछ जमीन वहां खरीदी, और जिसमें बाद में इजाफा भी हुआ। तो इस तरह का जो घटनाएं ये घटी उनके जन्म के शुरुआती दिनों में, उसका उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और वो हमेशा हमेशा गांव, गरीब किसान और खेत की बात करने लगे। वो मझोले किसानों की, गरीब किसानों की आवाज बन गए पूरे देश में। उन्होंने, उनके फादर इतने अमीर नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे कि उनको पढ़ा सकते। उनके बड़े भाई ने उनकी शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा के बाद में उनकी शिक्षा को उनके बड़े भाई ने ही जारी रखा। मेरठ स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल किया, फर्स्ट डिवीजन में। उसके बाद वो आगरा चले गए। आगरा से उन्होंने एफएससी किया 1921 में। 1923 में उन्होंने बीएससी किया। 1925 में उन्होंने एमए किया। उसी साल उनकी शादी भी हुई, और 1926 में उन्होंने मेरठ कॉलेज मेरठ से लॉ किया, जो उस समय आगरा यूनिवर्सिटी में आता था। साथियों, उस समय जबकि एडल्ट एजुकेशन केवल 3% थी भारतवर्ष में, उस समय गांव के एक गरीब किसान का, छप्पर में पैदा हुए एक बालक यदि आगरा में उच्च शिक्षा के लिए जाता था तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, कि उनको जाति पाति का भेदभाव नहीं था, बल्कि वो जातिगत चीजों से वो नफरत करते थे। वो किसी संस्था के नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं चाहते थे, और यही कारण था कि जब 1926 में उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली और वो 1927 में एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए वो प्रयासरत थे, तो उस समय जाट स्कूल बड़ौत और गुलावटी डिग्री कॉलेज ने उनको प्रधानाचार्य का पद ऑफर किया, पर उन्होंने ये कह के बना कर दिया कि यदि आप अपने संस्थानों के नाम के आगे से जाट शब्द हटा लेंगे तो तभी मैं आपके पद को, आपके संस्था में पद को स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। तो ये था उनका इतना गहरा विश्वास, और उन्होंने उन पदों को स्वीकार नहीं किया। गाजियाबाद में आके उन्होंने अपना थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कर दी, लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसको उन्होंने 2 साल के बाद ही छोड़ दिया। 1929 में वो गांधीवादी विचारधाराओं से, और उस समय गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन स्वतंत्रता के लिए चलाया जा रहा था, उससे वो प्रभावित हुए, और उन्होंने फुल टाइम कैरियर के तौर पे उन्होंने राजनीति को अपना लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सदस्य बने, और 1930 में ही वो उन्होंने, जब सॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट, नमक के कानून के अगेंस्ट गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो उन्होंने लोनी में, जो अभी गाजियाबाद का हिस्सा है, लोनी में उन्होंने नमक बनाया। उस नमक के कानून को तोड़ा, और वो 6 महीने के लिए जेल गए। साथियों, 1937 में
उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, संयुक्त प्रांत कहलाता था, और उनको 78% जो टोटल वोट पड़े उस इलेक्शन में, उसका 78% वोट उनको मिला। उन्होंने एमएलए बनने के 1 साल के अंदर 34 साल की आयु में ही वो विधायक बन गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए थे। अगले साल ही 1938 में उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए, एक निजी बिल के तौर पे आप उनका हौसला देखिए कि पार्टी ने ये बिल नहीं लाया, उन्होंने निजी बिल के तौर पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पार्टी ये बिल नहीं लाना चाहती थी। पार्टी में इस बिल का विरोध था, ये इसलिए कानून नहीं बन सका। मगर बाद में लोगों को एहसास हुआ और 1964 में आके ये कानून बना, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम के रूप में, मंडी अधिनियम के रूप में ये कानून बना, और लोगों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सका। वो कहते थे कि, और वो ऐसे समय पे उन्होंने राजनीति शुरू की थी साथियों, जिस समय भारत का किसान जमींदारों और साहूकारों के पूर्ण चंगुल में था। इसलिए उनकी पूरे जीवन में जो कार्यशैली रही, उसमें वो हमेशा साहूकारों और जमींदारों का घोर विरोध करते रहे। उन्होंने 1939 में ही कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के समक्ष एक बिल प्रस्तुत किया था, और जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि किसानों के बच्चों को, किसानों के आश्रितों को, किसानों को की संतानों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। ये बिल कभी पास नहीं हो सका, क्योंकि उस समय की पार्टी ने और सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। मगर वो इस बात पर हमेशा लड़ते रहे कि किसानों को आरक्षण नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए। 1939 में ही उन्होंने एक दूसरा बिल लाया, और उसके द्वारा उन्होंने ये प्रोविजन कराने की कोशिश की कि जो किसान, जो खुद कास्ट, उस समय क्योंकि जमींदारों के काश्तकार हुआ करते थे, टीनेंट हुआ करते थे, फार्मर्स, तो उन्होंने ये बिल लाए वो कि यदि कोई किसान जिस पर वो काश्त कर रहा है उसका 10 गुना लगान जमा कर दे तो उसको स्वामित्व अधिकार मिल जाना चाहिए। ये भी बिल उस समय पास नहीं हो सका, मगर बाद में यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उन्होंने इस प्रोविजन को लागू कराया था और काश्तकारों को मौलिक भौमिक अधिकार दिलवाए थे। जाति प्रथा के वो इतने विरोध में थे कि उन्होंने 1921 में, आप सोचिए कि 1921 में उन्होंने, जब वो आगरा में पढ़ते थे, तो एक वाल्मीकि भाई के द्वारा बनाया गया खाना उन्होंने खाया हॉस्टल में। साथियों, उस समय ये बात कोई तथाकथित उच्च जाति का या गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति यह बात सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से वाल्मीकि के द्वारा बनाया गया खाना खाया। उनका विरोध भी हुआ, छात्रों ने उनका बहिष्कार भी किया, परंतु वो अपने बात पर अड़िग रहे। उन्होंने बाद में भी गाजियाबाद में जब वो थे 1932 से लेके 1937 तक, तो उन्होंने अपना रसोईया एक शेड्यूल कास्ट रखा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति रखा। मेरठ में भी 45-46 में उन्होंने अनुसूचित जाति का अपना रसोईया रखा। बाद में 70s में जब वो लखनऊ में थे, उस समय भी उन्होंने अपना रसोईया अनुसूचित जाति का और ईसाई रखा। तो उस समय उनके इतने मौलिक और इतने एडवांस्ड उनकी विचारधारा थी कि लोग हतप्रभ रह जाते थे। साथियों, उन्होंने जब भारत का किसान साहूकारों के कर्जे में दबा हुआ था, उस समय उन्होंने डेट रिडेम्पशन बिल पास कराया, कर्जा मुक्ति बिल उन्होंने पास कराया, और जिससे बहुत किसानों को, बहुत गरीब किसानों को, मजबूर किसानों को उसका लाभ मिला और ऋण की मुक्ति हो पाई। उन्होंने 1952 में उत्तर प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट उन्होंने लागू कराया,
उसमें काश्तकारों को, सीढ़दारों को और जो असामियों को उन्होंने अधिकार दिलवाए और अंततोगत्वा एक प्रक्रिया के तहत उनको भूमिधर के अधिकार प्रदान कराए। 1951 से लेकर 1967 तक, जब तक वे कांग्रेस में रहे, वो लगातार मंत्री रहे। केवल बीच में 1959 से लेकर 1960 तक के करीब 19 महीने के अवधि को छोड़कर वो लगातार मंत्री, किसी न किसी विभाग के मंत्री रहे। 1946 में ही वो जब संसदीय सचिव बना दिए गए थे, उसके बाद 1951 में उनको फुल फ्लैश मिनिस्टर बनाया गया। वो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, आप पशुधन मंत्री रहे, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, फिशरीज मिनिस्टर रहे। मतलब उनको इतना व्यापक अनुभव उनके पास था प्रशासन का। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया भी किस प्रकार 1953 में जब जमींदारों के प्रभाव में आकर हमारे पटवारियों ने, उस समय के पटवारियों ने हड़ताल कर दी थी, लगभग 27,000 पटवारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे, तो किस प्रकार एक कलम के आदेश के द्वारा उन्होंने सभी के इस्तीफे स्वीकार किए और लेखपाल का पद सृजित किया। इतने दृढ़ निश्चयी थे वो प्रशासक के रूप में। तो उन्होंने इतना व्यापक अनुभव उनका था, परंतु जब उन्होंने 1959 में नेहरू जी की विरोध किया, यद्यपि वो नेहरू जी के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की वो सराहना करते थे हमेशा और उनके बारे में अच्छा बोलते थे, जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका रही, मगर भारत के विकास में जो उनकी सोच थी नेहरू की, वो पूंजीवादी सोच थी, ऐसा वो समझते थे, सोशलिस्टिक सोच थी। वो गांधीवादी सोच से प्रभावित थे हमारे चौधरी साहब, और वो कहते थे कि गांव की कृषि के उत्थान से, कुटीर धंधों के उत्थान से ही भारत की उन्नति हो सकती है, इसमें रोजगार मिल सकते हैं, रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं और सृजन हो सकता है, अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन हो सकता है, और पूंजीगत कारखानों से उतना भला जनता का नहीं हो सकता। इस बात को लेकर वो जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते थे। और 1959 में जब नागपुर सम्मेलन हुआ और वहां नेहरू जी ने ये कोशिश की कि भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग चालू की जाए, कलेक्टिव फार्मिंग चालू की जाए, वो जानते थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग या कलेक्टिव फार्मिंग देश में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक किसान, वो ये मानते थे कि जब तक किसान अपनी भूमि के संबंध में उसका जुड़ाव नहीं होगा, उसका स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा, वो इंडिविजुअली उसका ओनरशिप उसके पास नहीं होगी, तब तक वह उससे जुड़ेगा नहीं। वह गांव की हकीकत से मौजूद थे और उन्होंने धारा प्रवाह बोलते हुए 1959 के नागपुर सम्मेलन में नेहरू जी के इस प्रस्ताव का विरोध किया और वो प्रस्ताव फिर पारित नहीं हो पाया। इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और अंततोगत्वा 1967 तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने 1967 में कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल का गठन किया। वो संयुक्त विधायक दल के नेता चुने गए और उस समय के समाजवादियों और जनसंघ के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री वो लगभग 10-11 महीने मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सरकार गिर गई। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की। उसके बाद 1970 में वो पुनः मुख्यमंत्री बने और जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिसका जिक्र किया, 1970 के मुख्यमंत्री काल के दौरान ही उन्होंने आदेश पारित किया था कि जिस किसी शैक्षणिक संस्था के नाम के आगे किसी जाति या समुदाय का नाम होगा, उसको राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायताएं समाप्त कर दी जाएंगी। और मुझे ध्यान है कि मैं बड़ौत में पढ़ता था उस समय, और बड़ौत में जाट कॉलेज नाम हुआ करता था, जाट इंटर कॉलेज और जाट डिग्री कॉलेज, मगर
उसके बाद, उस आदेश के बाद इसका जनता वैदिक इंटर कॉलेज और जनता वैदिक डिग्री कॉलेज नाम हो गया। उसी दौरान वो हमारे गांव में भी आए थे इलेक्शन से पहले, और मुझे उनको मट्ठा पिलाने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया, गांव में खाने के लिए पूछा गया, उन्होंने कहा भी मट्ठा हो अगर तो मैं मट्ठा पीना चाहूंगा। तो उन्होंने ढूंगार के, आप लोग समझते होंगे, ढूंगार के, उन्होंने कहा ढूंगार के मट्ठा दीजिए, और मैंने अपने हाथों से उनको मट्ठा पिलाया, क्योंकि वो गांव के अंदर गए थे और उनको एक नेचुरल कॉल आई थी, शौच उनको जाना था। उन्होंने कहा किसी के घर में अगर शौचालय हो तो मैं वहां जाना चाहूंगा, तो हमारे घर आए थे। तो ये उनके साथ मेरा एक छोटी सी इंटरेक्शन था और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि उसके बाद वो नेता विपक्षी विरोधी दल रहे, विपक्ष के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और वे लखनऊ रहते रहे। उसके बाद इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में उनको जेल भेज दिया गया और नेताओं के साथ। 77 में वो रिलीज हुए, और 77 में उस समय जब इलेक्शन हुए, आप लोग जानते होंगे, और आप लोग में से बहुत सारे लोग उस समय युवा होंगे, स्पेशली DS सरोहा जी और भी, कि उस समय भारतीय जनता पार्टी, जो जनता पार्टी उस समय बनी थी जिसकी सरकार, जनता पार्टी में 3 घटक मुख्य थे उस समय। भारतीय लोकदल, BKD का नाम इन्होंने बाद में 6-7 पार्टियों को मिला के भारतीय लोकदल का गठन किया था 1974 में। तो 1977 में जो जनता पार्टी थी, उसके 3 घटक मुख्य थे, एक जनसंघ, भारतीय लोकदल और कांग्रेस ओल्ड। इसमें सबसे ज्यादा जो बेस था, वोटर्स बेस था, वो भारतीय लोकदल का था, और इसी कारण से नॉर्दर्न इंडिया के सभी स्टेट्स में जनता पार्टी की बहुत अच्छी प्रचंड जीत हुई थी। साउथ में पार्टी नहीं अच्छा कर पाई थी, साउथ में कांग्रेस जीती थी, मगर नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में जनता पार्टी की जीत हुई। और इसका मुख्य जो बेस था, वोटर बेस था, वो चौधरी चरण सिंह का ही था। उन्हीं के किसान थे, उन्हीं के गांव के निवासी थे। 77 में जब गवर्नमेंट बनी तो प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होना था, प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। ये सभी MPs ने इसका भार जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी के ऊपर भार सौंपा कि वो जिसको चाहे प्रधानमंत्री चुन ले। साथियों, उस समय चौधरी साहब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति थे जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उनका जो अनुभव था वो जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास न उतना अनुभव था, न उतनी गहरी सोच थी देश के प्रति। परंतु किन्हीं कारणोंवश मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। वो उनके कार्यकाल में वो होम मिनिस्टर रहे। उसके बाद उन्होंने, उनसे थोड़े मतभेद हुए तो इस्तीफा दे दिया, और पुनः वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने दोबारा कार्यभार जनवरी 1979 में उन्होंने संभाला था। जुलाई 79 आते तक जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, और एक विषम परिस्थितियों में और एक विषम गठबंधन के तौर पर उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस के सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट के द्वारा वो प्रधानमंत्री बने थे। उसका सभी को हश्र पता था कि लंबे समय नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि जो इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादती हुई थी और उन ज्यादतियों के लिए जो संजय गांधी के खिलाफ, हमारे साहब हम इसका कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ। जो मुकदमे दायर हुए थे, उनको वो चाहती थी इंदिरा गांधी को उन मुकदमों को वापस लिया जाए, मगर उन्होंने उनको लेने से मना कर दिया, और इस प्रकार सरकार गिर गई और वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में जनवरी 1979 तक रहे। साथियों, ये मुझे आदेश हुआ है कि इसको कंक्लूड करें। आप सब जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने
29 मई 1987 को उनका देहावसान हुआ। किसान घाट उनके नाम पर आज भी है और हम गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, चूंकि टाइम की बाध्यता है। वो लंबा होता गया, कोई बात नहीं। हमारा चूंकि ये जो टाइम हमने लिया हुआ है। हाँ नहीं, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद कुमार पनवार जी, आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बातें बताई उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए। अब हमारे जो वीडियो संदेश हैं उनमें डॉक्टर निर्दोष जी हैं और डीपी सिंह तोमर जी हैं। तो देवपाल सिंह जी, हाँ, तो इनके वीडियो संदेश हम सुनते हैं, देखते हैं। चौधरी चरण सिंह साउंड नहीं आ रही जी। समर्थन उन्होंने हिंदू नदी पर बहुत बना कर दिया तथा जीत गए। गांधी जी से आवाज नहीं है सर। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, मेरा म्यूट तो नहीं है। म्यूट आ रहा। उसको म्यूट लिखा हुआ आ रहा। इसका मतलब म्यूट है। आवाज नहीं आ रही। जितेंद्र जी, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा चालू कर दो। हाँ जी। पवन मुखी पर द्वारा नमक तोड़ आंदोलन का आह्वान किया गया। फलस्वरूप आजादी के दीवाने चरण सिंह ने हिंडन नदी पर ही नमक बनाया। चरण सिंह को 6 बार की सजा हुई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। स्पष्ट वक्ता और दृढ़ संकल्पित चरण सिंह जी ने 1937 में प्रथम बार बागपत गाजियाबाद क्षेत्र से प्रांतीय धारा सभा में चुने जाने के बाद लैंड यूटिलाइजेशन बिल को पास कराने की बहुत चेष्टा की तथा उन्होंने धारा सभा में एक ऋण निर्मोचन विधेयक रखा। विधेयक का विरोध कांग्रेस के ही तमाम विधायकों ने किया और ये ऐसे विधायक थे जिनके ऋण पाश में लाखों गरीब खेतिहर मजदूर किसान जकड़े हुए थे। चरण सिंह ने विधेयक के पक्ष में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए और ऋण निर्मोचन विधेयक धारा सभा में अल्टीमेटली पास हो गया तथा किसान और उनके खेत और घर नीलाम होने से बच गए। अभी थोड़ी सी आवाज आ रही है दूसरा, लेकिन देवपाल जी का आ रहा है। इसमें छोटूराम जी ने पंजाब में मंडी समिति एक्ट को लागू किया। अगस्त 1942 की क्रांति में युवक चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरधना, बुलंदशहर के गांव में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किया और मेरठ
प्रशासन ने तो चरण सिंह साहब को देख के गोली मारने का आदेश दे रखे थे। एक तरफ पुलिस चरण सिंह को ढूंढती रहती थी, दूसरी तरफ चरण सिंह जी जनता के बीच सवाई करके निकल जाते। आखिरकार पुलिस ने एक दिन चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इस जेल में ही चरण सिंह जी ने एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी जिसका नाम है शिष्टाचार, जो कि भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। चरण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। दृढ़ शक्ति के धनी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में जब पटवारियों का आंदोलन हुआ, 27,000 पटवारियों के त्याग पत्र को स्वीकार किया, नए लेखपाल पद का सृजन किया और उनकी दोबारा से उनकी सबकी भर्ती करी और अल्टीमेटली पटवारियों के आतंक से हमारे किसानों को मुक्ति दिलाई। साथ ही साथ प्रशासनिक धाक भी जमाई। ब्रिटिश काल से चले आ रहे नहर की पटरी पर चलने की पाबंदी वाले कानून को भी चरण सिंह ने कानून नहीं समाप्त करवाया। किसान हित का क्रांतिकारी कानून उत्तर प्रदेश संरक्षण कानून 1954 में पारित हुआ। 1953 में भी आपके द्वारा पारित कराया गया चकबंदी कानून 1964 में लागू हुआ। गरीब किसानों के हक में सस्ती खाद बीज आदि के लिए कृषि आपूर्ति संस्थानों की आपने स्थापना कराई। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पुलिस रिफॉर्म की जिसका फायदा बहुत पुलिस वालों को हुआ। सत्ता में आते ही उर्वरकों से उन्होंने बिक्री कर को उठा लिया। 3.5 एकड़ जोतों का लगान माफ कर दिया। भूमि विकास बैंक प्रणाली को और उपयोगी और उसकी कार्यशैली को मजबूत बनाया। गुंडा विरोधी अभियान चलाया। राज्य में कानून का राज स्थापित किया और देश में गृह मंत्री होते हुए चरण सिंह जी ने मंडल आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में जब वो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नाबार्ड की स्थापना की। कृषि यंत्रों पर उन्होंने जो है उत्पाद शुल्क घटाया और काम के बदले अनाज योजना शुरू की। जितनी भी विलासिता की वस्तुएं थी उन पर चौधरी साहब ने ही भारी कर लगाए थे। लाइसेंस आवंटन कर लाइसेंस आवंटन पर पाबंदी लगाई गई। लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और बड़ी कपड़ा मिलों को हिदायत दी कि 20% कपड़ा गरीबों के लिए ही बनाए। प्रधानमंत्री पद पर अल्प समय में ही ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय की स्थापना की, जिसको आज हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं। चरण सिंह की पुस्तक सारी बहुत अच्छी लिखी हुई है। उनकी अंग्रेजी भाषा में बहुत जबरदस्त पकड़ थी और जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं वो आज भी एक बहुत बहुमूल्य दस्तावेज हमारे हम लोगों के लिए है, खासतौर से एजुकेशन इकोनॉमिक्स में। 29 मई 1987 किसान को चरण सिंह की स्वर्ग सुधार गई। गरीब किसान दलित मजदूर को उनका अधिकार बदलाने वाले, उनका अधिकार दिलाने वाले एवं व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले किसानों के मसीहा सादगी की प्रतिमूर्ति चरण सिंह की नीतियां और विचार हमारे बीच स्तंभ की भांति विद्यमान है। चरण सिंह का चरित्र व सिद्धांत आज की सभी समस्याओं से निपटने में आम जन व सरकारों को मदद दे सकता है, मददगार हो सकता है, बशर्ते कि आम जन और सरकारें भी चरण सिंह जैसे महापुरुषों के उत्तम कार्यों को आत्मसात करें। अब देखिए, मेरा इसमें एक विचार और भी है कि हमारे इलाके में आज तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है। मैं मानता हूं कि इतने उपलब्धियों और इतनी अचीवमेंट थे साहब के, इतने योग्य थे, इतनी उनकी योग्यताएं थी, उसके बावजूद भी हमारा राजस्थान जो है वो विकास नहीं कर पाया है, जिसका कि वो हकदार था। और जिस स्पीड से हमारे इलाके की तरक्की होनी चाहिए थी, खासतौर से जातीय स्तर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारे इलाके में तरक्की न होने का मुख्य कारण सिर्फ एक ही है, वो है विरोध की राजनीति। हमारे चौधरी चरण सिंह साहब के बाद के जितने भी नेता हुए हैं उन सभी ने हमेशा विरोध की राजनीति की। इसके चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही हमारे इलाके को नेग्लेक्ट किया, इसकी उपेक्षा की। फलस्वरूप हमें वो तरक्की मिलनी चाहिए थी हमारे इलाके में, वो तरक्की नहीं हो पाई। तो मेरी पर्सनल राय है, आप उस पर सहमत सुनना हूं, बट मेरी पर्सनल राय ये है कि जब तक राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक दोनों सरकारें एक दूसरे को समर्थन नहीं करेंगी, एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगी, तब तक इलाके में, हमारे इलाके में या किसी भी इलाके में तरक्की नहीं हो सकती है। अतः मेरा मानना ये है कि अगर अपेक्षित विकास अपने इलाके में करना है, तो विकास चाहिए, तो हमें केंद्र सरकार से मिलकर ही चलने में फायदा है। आज देश में योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, तो दोनों सरकार अगर एक का पार्टी की है तो डेफिनेटली हमें
अपने इलाके में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जो पिछले 5 साल पहले नहीं दिखता था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर आप सब लोग इससे सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी मेरी राय को गौर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अब हमारे अगले और अंतिम वक्ता इस कार्यक्रम के डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं, तो उनको सुनने के बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। उससे पहले एक मैसेज आया है प्रोफेसर डॉक्टर जेके गहलावत जी, जो संस्थापक हैं जाट ज्योति पत्रिका के, तो वो संदेश भी आप सुनेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। और डॉक्टर कुलदीप मलिक जी से निवेदन करेंगे कि आप जो अब तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है उसमें जो कुछ रह गया हो उस पर प्रकाश डालते हुए आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर कुलदीप मलिक, विदर्णा फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं। जी कुलदीप मलिक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी को मेरा नमन। और सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। और जैसा कि अभी भाई साहब के द्वारा मुझे दिशा निर्देश भी दिया गया कि भाई जो बात होगी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विचार रखूंगा। आदरणीय विनोद पवार जी ने काफी विस्तृत स्वरूप देते हुए चौधरी साहब के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन किया, और मेरा सौभाग्य है, मैं धन्यवाद देता हूं आज प्रीत मंच को और विचार क्रांति अभिवक्ता अभियान जो संस्था है कि आज मुझे चौधरी साहब के विषय में यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहता हूं कि एक ऐसे परिवार से हूं, जिला मुजफ्फरनगर के अंदर गढ़ी सखावतपुर गांव में मेरा जन्म हुआ। और मैं जब छोटा बच्चा था, शायद मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैं जिस घर में भी जाता, जिस बैठक में जाता, चौधरी साहब की वहां पर मुझे फोटो लगा हुआ दिखता था। और मैं अक्सर लोगों से ये पूछता था कि भाई ये फोटो किसका था, तो मुझे जनरली एक ही उत्तर मिलता था कि भाई ये चौधरी साहब है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, चूंकि गांव के अंदर सभी एक दूसरे को चौधरी साहब कह के पुकारते थे, तो मेरे दिमाग में वहीं से ये बात चलती थी कि भाई ये जो फोटो जिस शख्स का है ये कोई स्पेशल चौधरी साहब है। तो मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने चौधरी साहब के विषय में R&D करनी शुरू करी। काफी बातें मैंने चौधरी साहब के विषय में जानी। आज भी पूर्व में जितने वक्ता यहाँ पर रहे उनसे भी मुझे बहुत सारी बातों का जो है पता चला। और कल मैं बागपत के अंदर ही था, मेरा कुछ प्रोग्राम बागपत के अंदर था, और चूंकि आज चौधरी साहब की जयंती थी तो बागपत के अंदर लोगों से बहुत सारी बात चौधरी साहब के विषय में होती रही। तो उनमें से जो 2 महत्वपूर्ण बात है, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज सभी के सामने उन बातों को शेयर करना चाहता हूं। एक बात ये दोनों की दोनों बात चौधरी साहब के व्यक्तित्व को बताने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बात है। एक जो बात है वो जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस टाइम पर जो स्कूटर थे वो स्कूटर कोटे के थ्रू जो है निकलते थे। कल ही जो मुझे इस बात का पता चला तो उनके एक दामाद हुआ करते थे, उनके दामाद ने चौधरी साहब के कोटे से बगैर चौधरी साहब को बताए एक स्कूटर निकलवाया। दामाद जी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे स्कूटर लेने के लिए। तो जब वो लखनऊ पहुंचे तो चौ साहब ने पूछा कि भाई आने का क्या पर्पज रहा, तो दामाद जी बड़े खुश हुए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके कोटे से मैंने स्कूटर निकलवाया और उस स्कूटर को लेने के लिए मैं लखनऊ में जो है आपके पास हूं। तो चौ साहब ने दामाद जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने पीए को बुलाया और पीए से पूछा कि भाई आपने ऐसे कैसे बगैर परमिशन के मेरे कोटे से जो है ये स्कूटर निकाल दिया। तो पीए ने बताया कि भाई ये तो कोई बात नहीं, आपके दामाद है और अगर कोटे से निकाल दिया तो इसमें मैंने क्या गलती की। नुको नहीं, आपने गलती की, आप इनके पैसे वापस करो और इस स्कूटर की डिलीवरी जो है वापस करो। तो बहुत ही विचित्र बात, शायद चौधरी साहब के व्यक्तित्व को बताने के लिए कि इस टाइप के नेता चौधरी साहब थे। दूसरी बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं जो मुझे कल ही पता चली,
चौधरी साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत कम समय के लिए चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहे, और हम सभी को पता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद को फेस नहीं किया, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा, जो मुझे कल ही पता चली, ये शायद उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। चौधरी साहब का जो नाई थे, जो उनके बाल काटते थे, शेविंग करते थे, उनकी लड़की की शादी थी जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे। उस नाई ने चौधरी साहब को बताया कि चौधरी साहब ऐसे ऐसा आपकी बच्ची की शादी है, लेकिन क्या करूं, धन की कमी है और मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आप देश के प्रधानमंत्री है, मैं आपके पास में बड़ी आशा के साथ आया कि आप मुझे धन दे। चौधरी साहब ने पूछा कि भाई कितना आपको धन चाहिए, और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताऊं कि शायद चौधरी साहब के पास में प्रधानमंत्री होते हुए भी इतना धन नहीं था कि वो उनकी बेटी के लिए जो जितनी डिमांड की थी उनको धन दे सके। तो चौधरी साहब ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे धन तो है नहीं, लेकिन तू धन की चिंता मत कर, शादी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर, जितना पैसा तुझे खर्च करना उतना पैसा तू खर्च कर, और लोगों से जो भी आपको सामान लेना शादी के लिए वो तू उधार ले ले। तो उस व्यक्ति ने शादी के लिए सामान जहां से भी जैसे करना था वो उधार लिया, और उसके बाद जिस दिन उस नाई की बच्ची की शादी थी, उस दिन चौधरी साहब 10 बजे वहां विवाह मंडल पे पहुंचे, और जो कन्यादान लिखते हैं, क्योंकि ये प्रथा सबको पता है जी, कन्यादान सभी शादी में देते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि मैं इस स्थान पे बैठ के कन्यादान लिखूंगा, और वो वहां पे कन्यादान लिखने लगे। ये खबर आसपास के इलाके पे मैं पहुंची कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने जो नाई है उसकी लड़की की शादी में बैठा हुआ कन्यादान लिख रहा, तो ऐसा बताते हैं कि वहां पे इतना कन्यादान आ गया उस लड़की की शादी में कि जितना पैसा उधारी का था वो पैसा भी वापस कर दिया, और फिर उस पैसे को लेकर वो चौधरी साहब के पास में आए कि चौधरी साहब ये तो कन्यादान के द्वारा ही इतना पैसा आ गया। तो चौधरी साहब ने कहा कि अब ये पैसा आप अपनी लड़की के नाम कर दो। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा कि एक ऐसे नेता, एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हुए। अभी आदरणीय भाई साहब ने जब वीडियो चलाई चौधरी साहब की, मैंने पहली बार उनको लाइव सुना। एक प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बेरोजगारी की बात कर रहे, किसान की बात कर रहे, मजदूर की बात कर रहे, और आज के परिदेश में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस देश की राजनीति चल रही, कितनी बेरोजगारी देश के अंदर है, लेकिन शायद हम उस बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहे। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी साहब किसानों के नेता थे, वे मजदूरों के नेता थे। इसमें भी काफी वक्ताओं ने जो है इस पे प्रकाश डाला, और जो जमींदारी प्रथा का अंत हुआ उसका श्रेय भी चौधरी साहब को जो है जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से किसान, यहां पे मैं प्लीज कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, ना मैं उस दिशा में जाना चाह रहा, लेकिन आज उनका जन्मदिन है, और जिस तरीके से देश का किसान परेशान है 3 बिलों को लेकर, वे बिल सही है गलत है इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हाँ वाकई में ही किसान परेशान है। भले ही किसान घूम रहा है, लेकिन आज मेरे ख्याल से 27वां दिन है, किसान जगह जगह दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा, 32 किसान अब तक जो है वो अपने शहीद हो चुके, अपनी जान गंवा चुके। तो इस देश के अंदर जो लोग किसानों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, शायद चौधरी साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको ये बोलता हूं कि एक रात जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है, एक रात आप वहां पर बिताकर तो देखे, आपको पता चलेगा कि एक किसान का क्या दर्द होता है। इसके साथ ही एक बात मैं यहां पे और रखना चाह रहा, अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से, मेरठ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करी। लेकिन यहां पर मैं संक्षिप्त में ये बताऊं कि अभी मैं एमएलसी का चुनाव लड़ रहा था शिक्षक वर्ग में, तो लॉकडाउन के दौरान मैं सभी जो 9 के 9 जिले हैं उनके प्रधानाचार्यों से बात कर रहा था। तो एक दिन मैंने एक प्रधानाचार्य को कॉल मिलाया, तो जो मैंने कॉल मिलाया वो कॉल जानी खुर्द में एक इंटर कॉलेज है, वहां के प्रधानाचार्य को गया
और वो वही विद्यालय है जहां पे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पढ़ाई जाननी खुद में की थी। तो जब मैं उनसे बात करने लगा तो वे बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा विद्यालय ऐतिहासिक है, क्या आपको इस बात का पता? मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऐतिहासिक इस वजह से है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हमारे विद्यालय के कभी छात्र हुआ करते थे। तो उस विद्यालय के प्रति मेरे मन के अंदर अजीब सी फीलिंग आने लगी और मैं ये सोचने लगा कि कब लॉकडाउन खुले और कब सबसे पहले तू जाननी खुर्द में जाके उसी विद्यालय के दर्शन करे और देखे कि वहां पर चौधरी साहब से रिलेटेड क्या क्या है। तो शायद मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि जब मैं उस विद्यालय में जाऊंगा मुझे चौधरी साहब से रिलेटेड कोई म्यूजियम मिलेगा, उनकी प्रतिमा मिलेगी या बहुत सारी जानकारी मुझे ऐसे मिलेगी। लेकिन मैं बड़ा क्षुब्ध हूं और शायद ये सूचना शेयर करते हुए मुझे दुख हो रहा कि जब मैं उस विद्यालय में गया, उस विद्यालय में मुझे चौधरी साहब की ना तो कोई प्रतिमा मिली, इनफैक्ट प्रधानाचार्य जी के रूम के अंदर मुझे वहां पे उनका फोटो तक नजर नहीं आया। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और अपने मन में मैं एक भाव ले रहा था कि अगर चुनाव के बाद भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, भगवान का आशीर्वाद और लोगों का सहयोग मुझे मिला, तो मैं मन ही मन में ये संकल्प लिया कि चौधरी साहब इस विद्यालय में पढ़ के गए तो इस विद्यालय का बिल्कुल काया पलट हम करेंगे और शायद आने वाला ये विद्यालय सभी के लिए एक आदर्श होगा कि भाई यहाँ चौधरी साहब ने। लेकिन शायद वो सपना तो मेरा पूरा नहीं हुआ। शायद मैं इस मंच के माध्यम से देश के सभी लोगों से और खास तौर से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि आज देश को एक नए अवतरण के रूप में चौधरी साहब की जरूरत है, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए इस देश की बात करे, न कि पूंजीपतियों के लिए। इसी उम्मीद के साथ चौधरी साहब को मैं एक बार पुनः अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप लोगों ने प्रीत मंच में विचार क्रांति अभिव्यक्ता अभियान जो संस्था है उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप मलिक जी। आपने जो अभियान और जो संकल्प लिया है, विचार कभी जाया नहीं जाते और विचार कभी जो अच्छे विचार हैं, जो श्रेष्ठ विचार हैं वो अमर होते हैं। तो जो आपने मन में संकल्प लिया है कि जो आप काम करेंगे, आदरणीय जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का जो विद्यालय है वो विद्यालय का कायाकल्प अवश्य होगा। और हमारे नेपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे। यस सर, आप भी अपने उद्गार व्यक्त करें। जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें नेपाल सिंह जी। म्यूट, अब ये म्यूट ठीक है। हाँ, हो गए जी आ रही है। हाँ देखिए जी, सबसे पहले बोलो बाबा चौधरी चरण सिंह की जय। सब बोलो। बहुत बहुत उद्वेलित हुआ है मन चौधरी साहब के बारे में सारी चीजें सुन करके, और मैं उनकी कुछ ऐसी जो अनसंग हीरो वाली बातें होती हैं 4-5 बात बताऊंगा। 1967 में चौधरी साहब अपने खुद के केवल 17 एमएलए लेकर के मुख्यमंत्री बने। 1970-71 में जो हम गुड़ बेचते थे 11 रुपए मन, 17 रुपए मन, चौधरी साहब ने लदान खोल करके अरब कंट्रीज को गुड़ का रेट 108 रुपए मन से लेकर के 128 रुपए मन तक पहुंचाया। जिसके पास में 2 बीघे 3 बीघे जमीन में ईख थी, उसकी गरीबी परमानेंटली उन्मूलन हो गया, उसकी गरीबी का। तीसरी दफा उन्होंने जनता पार्टी की
बहुत बेहद बहुमत से बनी हुई सरकार को किसानों के कल्याण के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। आपको ध्यान होगा, मैं बीएससी में पढ़ता था उस समय, मेरठ यूनिवर्सिटी में 1977 में, उस समय 3 रुपए क्विंटल गन्ना हो गया था और उसका मूल कारण था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने गुड़ का लदान अरब कंट्रीज के लिए बंद कर दिया था। और मुझे ध्यान है 8 बीघे गन्ना हमने भी अपना जलाया था, क्योंकि जो उसकी हार्वेस्टिंग की, उसको छीलने की, उसकी कीमत ही नहीं निकल रही थी। 3 रुपए कुंटल गन्ना था। और जब कुछ गाड़ियां भर के चौधरी साहब के बंगले पे गई, 12 तुगलक रोड पर रहते थे, उस समय हम भी गए थे अपने गांव वालों के साथ में, मेटाडोर में बैठ के गए थे हम। तो चौधरी साहब से कहा कि ये सत्यानाश हो रहा है, गन्ने का रेट 3 रुपए क्विंटल, कैसे काम चलेगा। तो हमारे बाबा ने अपनी टोपी उतार ली सिर पे से नीचे और बोले, क्या नाम है? अमर सिंह, मेरे सिर में और गन्ना बो दे। इतनी सही बात की और इतना अच्छा मैसेज गया, क्योंकि जिस पे जितनी जमीन थी 1971 का अनुभव देख करके सभी ने अपनी पूरी जमीन में गन्ना बो दिया था। उसके बाद में जब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे तो चौधरी साहब की एक बेटी भड़ंगपुर गांव में ब्याही थी, जो हापुड़ से करीब 18 किलोमीटर पड़ता है और बाबूगढ़ से करीब पड़ता है 13 किलोमीटर, 12-11 किलोमीटर। तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन में 1 किलोमीटर सड़क तैयार, यानी 13 दिन, विद इन 15 डेज में उनके गांव के लिए बाबूगढ़ से लेके भड़ंगपुर तक सड़क बन गई थी काले रंग की। तो ये चीजें कुछ ऐसी थी जो नहीं समझ में आती है, उनके हिडन चीजें हैं। वो इतने ईमानदार थे, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद में लखनऊ जाना था, उनके पास में लखनऊ जाने के लिए एरोप्लेन का किराया पूरा नहीं था घर में। उन्होंने अपने एक बहुत अच्छे मित्र चौधरी थे, वे भी, उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरा आंखें लौटा दूंगा। तो ये चीज जब हमने सुनी एक दफा, क्योंकि वो टेलीविजन पे ही आ रही थी और 23 दिसंबर के दिन ही आ रही थी, उनके दोस्त ही बता रहे थे, जो बहुत पुराने बात हो चुकी है, वो चीज सुनकर के आंखों में आंसू आ गए। वहां रे क्या, कितने भाग्यशाली है हमारी धरा, कितने भाग्यशाली हैं हम, उस देश में रहते हैं जहां का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि यार मुझे लखनऊ जाना था, ऐसे बात है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईमानदारी की कीमत जो है कोई अदा नहीं कर सकता जीवन में। उन चीजों को सुन करके, देख करके इतना आनंद आता है और हम गौरवान्वित होते हैं कि हम ऐसे चीजों को बिलोंग करते हैं जिनमें इस तरह के महापुरुषों ने जन्म लिया है। अभी हम और निर्दोष सिंह 17 दिसंबर में चौधरी साहब के जन्म स्थल पर थे, मंडैया नूरपुर गांव कहते हैं, और मैंने जैसे उनके साथ फोटो खींचे हमने निर्दोष सिंह जी ने, तो जैसे ही उनके पास खड़े हुए, मैं बिल्कुल अंतरात्मा से बता रहा हूं, उनकी मूर्ति के पास खड़े होने से भी शरीर में करंट फैल गया। एकदम ऐसा महसूस हुआ कि हम एक ऐसी जगह आकर के खड़े हुए हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल क्षण होते हैं जो मिलते हैं इस तरह से। वहां पर देखा उनके वंशज आराम से सब सही चल रहा है, चारों तरफ फसल है, उनके लिए गेस्ट हाउस भी बनाया गया, हालांकि उसकी मरम्मत सही नहीं हो रही है, और वो परिसर में उनकी मूर्ति देख करके, उनके साथ जा करके बहुत ही आनंद विभोर हुए हम। और ये चीजें जो हैं हमने पूरी देखी और हम जो है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं चौधरी साहब के बारे में। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत जो छिपी हुई बातें बताई जो सब लोगों को पता नहीं है, और आपने बोला था ना वो बोलो जो किसी ने नहीं बोला है, मैं कहा लो भाई। बहुत बढ़िया। और कार्यक्रम का समापन करने से पहले एक संदेश है, वो संदेश आपको प्रोफेसर JK गहलावत जी हैं, जो जाट ज्योति के संस्थापक हैं, जो मैगजीन आप पढ़ते हैं,
उन्होंने मैसेज दिया है। अब मैसेज तो उनका बड़ा है, लेकिन उसके अंश जो ज्यादा जरूरी हैं हम सब के लिए, वो लिखते हैं, किसान हितैषी चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निवारण पर जोर दिया। कुछ समय बाद वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए। वर्ष 1977 के केंद्रीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं। पूरे भारत में केवल एक प्रत्याशी राजस्थान से जाट नेता चौधरी नाथूराम मिर्धाई कांग्रेस की तरफ से जीतकर संसद पहुंचे थे। गुजरात के सांसद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री चुने गए और चौधरी चरण सिंह जी को गृह मंत्री बनाया गया। चौधरी चरण सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ये कानूनी प्रक्रिया में जेल तक उनकी स्थिति पहुंच गई। हालांकि एक खबर के अनुसार इंदिरा गांधी देश छोड़कर भागने के विचार में थी। राजनीतिक उठापटक के कारण मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन गठबंधन में बिखराव हुआ और चौधरी चरण सिंह भी थोड़े समय में ही प्रधानमंत्री पद पर कायम रहे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने फिर सत्ता में भागीदारी की। चौधरी चरण सिंह महान लेखक थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को, उनके समाधान पर कई पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में विशेषता ये है कि उनकी ये पुस्तकें आज भी अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन भारत में दुर्भाग्य से उन पर अधिक अध्ययन नहीं किया गया और इसलिए उस पर ध्यान भी ज्यादा नहीं दिया गया।